कुछ जो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। और चैप्टर हमारा बनता है अंधेरी नगरी। तो यहाँ देखा आप में से कई जो विद्यार्थी है जिन्होंने अंधेरी नगरी कहानी सुनी होगी। तो फिलहाल देखा जाए मैं जो दोबारा से, या आप कह सकते हैं कि जो जिन्होंने कहानी नहीं सुनी कभी, तो उनके लिए एक तरह से नहीं है अंधेरी नगरी। तो इस कहानी को पहले मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, उसके बाद में इस कहानी को लेकर जो हमारे जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं उनके बारे में आपको समझाऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो मैं आपको कहानी समझा रहा हूँ, आपको कहानी को अच्छे से समझना है। क्योंकि कहानी को अगर हम एक बार समझ लेते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसका अपने शब्दों में बना के कर सकते हैं। जैसे हमने देखा जाए कोई फिल्म में, कोई हमने फिल्म देखी, फिल्म देखने के बाद अगर कोई हमारा कोई साथ का कोई पार्टनर है जो हमसे पूछता है उस फिल्म को लेकर सवाल जवाब करता है, तो हम उसका जो है बहुत आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो वैसे ही आपको जो है यहाँ पर जो कहानी है वो आपको अच्छे से समझनी है। समझने के बाद अगर आपसे एग्ज़ाम में कोई सवाल आता है तो आप उसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो कहानी है, कहानी को मैं समझा देता हूँ कहानी है क्या। कहानी में देखा जाए हमारा यहाँ पर जो है एक गोबरदास है, एक हमारा देखा जाए उनके गुरु है महंत है, और एक नगरी है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ पर देखा जाए महंत से। महंत अपने दो चेलों के साथ गाते हुए एक नगर में प्रवेश करते हैं। सुंदर नगर देखकर अपने शिष्यों से कहता है, लगता ही है हमें भिक्षा मिल जाएगी। महंत भिक्षा के लिए एक चेले को गोबरदास को पश्चिम दिशा की ओर भेजता है और दूसरे को पूरब की ओर। जिस दिशा में गोबरदास जाता है वो दिशा होती है हमारे यहाँ पर किसके लिए, अंधेरी नगरी के लिए। अंधेरी नगरी में जाके जो यहाँ पे हमारा देखा जाए गोबरदास देखता है कि वहाँ पे कहते क्या है कि हलवाई भी गर्मा गर्म जलेबी टके से बेच रहा है। टके से मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है कितनी की भी लो, कितनी भी लो, टके सिर बाजी टके सिर खा जा। यही नहीं, बेसन का लड्डू, रेवाड़ी, कड़का, पापड़, खाजा भी टके से मिल रहा है। बनिया आटा, दाल, चावल, घी, चीनी, मसाला सब कुछ टके से बेच रहा है। गुरदास यह देखकर बहुत खुश हो जाता है कि यहाँ हर चीज़ टके से बिक रही है। मतलब यहाँ पे देखा है नगर में हर चीज़ क्या है, टके से भाजी टके से खाजा। कोई भी कितनी भी चीज़ लो, कितनी भी लो, कोई भी कुछ भी लो, सबका मूल्य क्या है, एक बराबर। वह हलवाई से यहाँ पर 7 पैसे में 3.5 सेर मिठाई लेकर गाता हुआ आता है। महंत भी मिठाई देखकर खुश हो जाता है, पूछता है कि इतनी मिठाई लाए हो, क्या किसी धर्मात्मा से भेंट हुई। गोरदास बताता है कि मिठाई उसने मॉल में खरीदी है, यहाँ हर चीज़ टके से मिलती है। महंत पूछता है कि यहाँ ऐसा कौन राजा रहता है जिसके राज्य में हर चीज़ टके से मिलती है। गोरदास बताता है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। महंत गंभीर हो जाता है। वे अपने चेलों को बताता है कि उस नगर में रहना उचित नहीं है जहाँ हर चीज़ टके से मिलती हो। यहाँ से चलो, यहाँ तो कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकती है। इस पर गुरदास अपने गुरु से साफ कह देता है कि मैं इस देश को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं रहूँगा। यहाँ खाने पीने की सारी सुविधाएं तो है, और जगह दिन भर मांगो तो पेट भर भी नहीं भरता, कभी कभी तो उपवास रखना पड़ जाता है। मैं तो उसे फिर समझाता है कि नहीं माना तो पछताएगा, मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि अगर कभी संकट पड़े तो मुझे याद कर लेना। यह कहकर मैं नारायण दास के साथ चल जाता है। और चले जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो है यहाँ पर नगर में रहता है, गोबरदास रहता है, खूब खाता पीता है, अच्छा उसकी सेहत बन जाती है। और होता है क्या है, राज्यसभा में राजा और मंत्री अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं। राजा के पास आकर वह एक फरियादी राजा के इंसाफ करने के लिए बात करने के लिए आता है। फरियादी बताता है कि महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिरी, उसमें दबकर मेरी बकरी मर गई। राजा कल्लू बनिया को पकड़कर लाने का आदेश देता है। कल्लू बनिया पकड़कर लाया जाता है। उसने पूछने पर वह बताता है कि महाराज, इसमें मेरा दोष नहीं है, कारीगर ने दीवार ऐसे बनाई थी कि वह गिर पड़ी। राजा कारीगर को पकड़कर लाने का आदेश देता है। कारीगर को पकड़कर लाया जाता है। कारीगर से पूछने पर कारीगर बताता है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा कारीगर को
वहाँ से निकलवा कर चूने वाले को बुलवाता है। राजा चूने वाले से पूछता है कि बता चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मरी। इस पर चूने वाला बताता है कि इसमें मेरा दोष नहीं है, भिष्टी ने चूने में पानी ज़्यादा दे दिया था। राजा ने चूने वाले को निकलवाने कर भिष्टी को पकड़वा मंगवाया। उससे पूछा कि तुमने चूने में ज़्यादा पानी क्यों डाला। उसका जवाब था कि मशक बनाने वाले ने मशक बड़ी बना दी थी, जिससे ज़्यादा पानी आया। अब मशक बनाने वाले को लाया गया। उसने भी अपना आप का निरपराधी बताया। उसने अपने आप को उसने कहा कि भेड़ चराने वाले ने मुझे बड़ी भेड़ बेची, इससे मशक बड़ी बन गई। अब मशक बनाने वाले को निकाल कर भेड़ चराने वाले को पकड़ कर लाया गया। भेड़ चराने वाले ने भी अपने आप को निरपराधी बताया। उसने बताया कि कोतवाल साहिब की सवारी जा रही थी, उसे देखने के चक्कर में छोटी बड़ी का ख्याल नहीं रहा, इसलिए उसे बड़ी भेड़ बेच दी। मैं बेकसूर हूँ, कसूरवार तो कोतवाल है। कोतवाल को पकड़ कर मंगवाया गया। राजा ने कोतवाल से पूछा, क्यों बे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली। कलुबनिया की बकरी को मरना पड़ा। कोतवाल ने कहा कि यह मेरा कसूर नहीं, मैं तो शहर में इंतजाम में जा रहा था। इस पर मंत्री ने अपने आप को कहा कि यह तो बड़ा अंधेर है, यहाँ ऐसा न हो कि बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे। कोतवाल से उसने पूछा कि तुमने ऐसी धूमधाम सवारी क्यों निकाली। वे अपनी सफाई देने के लिए महाराज का संबोधन करता है। राजा उसकी एक और नहीं सुनता और उसे तत्काल फांसी का हुक्म दे देता है। एक और कोतवाल को पकड़कर फांसी की ओर ले जाया जाता है, तो दूसरी ओर मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। फांसी का फंदा छोटा होने के कारण ऐसे व्यक्ति को तलाश होती है कि जिसके गले में जो है फांसी का फंदा आ सके। नगर में तलाश होती है कि ऐसा कोई मिल जाए, और नगर में कौन मिलता है, गोवर्धनदास। क्योंकि गोवर्धनदास देखा जाए नगर में रहकर खूब खा पी कर अच्छा खासा जो मोटा हो चुका है, उसकी गर्दन मोटी हो चुकी है, जिस पर कहते हैं फांसी चढ़ा दिया है। क्योंकि यहाँ जब देखा जाए किसी को दोषी मान लिया जाता है तो उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए कहा जाता है, लेकिन फांसी का फंदा उसके गले में फिट नहीं आता है और उसे उसकी जगह कहा जाता है कि जिसके गले में फांसी का फंदा फिट आ जाए, जिसके गले में फांसी का फंदा आ जाए, ऐसे व्यक्ति को जो है फांसी पर चढ़ा दो। और नगर में कौन मिलता है, गोवर्धनदास। क्योंकि गोवर्धनदास जो नगर में रह के खूब खा पी के क्या हो चुका, अच्छा खासा मोटा हो चुका है, उसकी गर्दन भी मोटी हो चुकी है। चार सिपाही आकर उसे चारों ओर से पकड़ लेते हैं गुरदास को, और उसे कहते हैं चल भी चल, बहुत मिठाई खाकर मुटियाया है। गुरदास पूछता है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। दूसरा सिपाही कहता है कि बनाया या बिगाड़ा से हमें कोई मतलब नहीं, अब चलिए और फांसी पर चढ़िए। एक प्यादा सारी बात खोलकर बताता है कि फांसी का हुक्म कोतवाल को हुआ है, पर उनके गले में फांसी का फंदा नहीं आया क्योंकि वे दुबले पतले हैं। फंदा बड़ा है, तुम्हारे गले में आ जाएगा, इसलिए अब तुम फांसी पे चढ़ोगे। प्यादा बताता है कि राजा के न्याय के डर से कोई मोटा नहीं है। गुरदास चिल्लाता है, प्यादे से उसे पकड़ कर ले जाते हैं। गुरदास दुखी होकर कहता है कि मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना होता तो आज मेरी ऐसी दशा नहीं होती। इसी बीच महंत और नारायण दास का प्रवेश होता है। इसी स्थिति में जो यहाँ पर देखा जाए गुरदास है वो अपने गुरु को याद करता है। इसी बीच जो यहाँ पर अपनी रक्षा के लिए जो है गोबरदास अपने गुरु को याद करता है, गुरु का आह्वान करता है। और जो देखा जाए महंत वहाँ पे आ जाता है। महंत की कान में बात सुनने के बाद गोबरदास अपने गुरु से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो गुरुजी अब तो हम भी फांसी चढ़ेंगे। राजा पूछता है कि क्या गड़बड़ है। इस पर सिपाही बताता है कि गुरु कहता है कि फांसी चढ़ूंगा, चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा। राजा गुरु से पूछता है कि क्या बात है। इस पर गुरुजी बताते हैं कि ये ऐसा मुहूर्त है कि जो भी फांसी पर चढ़ेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। इस पर राजा सबको चुप करा देता है। उनसे कहता है कि राजा के रहते हुए कोई बैकुंठ नहीं जा सकता, कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई स्वर्ग का राजा नहीं बन सकता। और राजा जो है फांसी का फंदा लेता है, अपने घर में डालता है और झूल जाता है। और एक तरह से जो अंधेर नगरी को जो है एक जो मूर्ख राजा से मुक्ति मिलती है। तो ये हमारी बनती है जो है अंधेर नगरी
चौपट राजा वाली कहानी। तो अब इसके बाद हम जो है थोड़ा सा कर लेते हैं, क्वेश्चन से कर लेते हैं कि इसके जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं, किस हिसाब से आ सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए, आप कहानी को जो है दोबारा से समझिएगा, करिएगा, क्योंकि होता है क्या है कि हमारे हिंदी चैप्टर है या हमारे और भी चैप्टर है, या कह सकते हैं कि पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो एक बार करने पर नहीं आती है, बल्कि क्या करना होता है, कई बार हमें इसको लेके बार बार रिवीजन करनी होती है, बार बार पढ़ना होता है। तो आप जो है इस वीडियो को और इससे पहले जो भी आप तैयारी कर चुके हैं उन्हें बार बार प्रैक्टिस करें। जब भी आपको लगता है कि आप कुछ भूल गए हैं तो आप दोबारा से रिवीजन करें, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे, आपको उतने ज़्यादा अच्छे से याद होगा। तो फिलहाल देखा जाए, मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा देखा जाए क्वेश्चन आंसर क्या बनते हैं। पहला सवाल हमारा बनता है, गोवर्धन दास को पकड़ कर ले जाया गया क्योंकि उसे अपने गुरु का कहना नहीं माना, वह भीख मांगकर मिठाई खा रहा था, किसी न किसी को फांसी लगानी थी, उसे मुहूर्त में मरने वाले सीधे को सर जाता था। तो यहाँ देखा जाए किसी न किसी को तो फांसी लगानी थी, इसलिए यहाँ पर देखा जाए गुरदास को पकड़ कर ले जाया गया, क्योंकि उसकी गर्दन क्या हो चुकी थी, मोटी हो चुकी थी, जिसमें फांसी फंदा फिट हो सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न दो में ऐसे कहा जाता है, गोरदास द्वारा अपने गुरु को पकड़ने का उद्देश्य था कि यहाँ पे गोरदास ने अपने गुरु को क्यों बुलाया। राजा को फांसी पर चढ़ाना, राजा से प्रजा की रक्षा करवाना, शुभ मुहूर्त का पता लगवाना, खुद को फांसी से बचाना। तो बहुत आसान है, वो खुद को फांसी से बचाना चाहता था, इसलिए उसने अपने गुरु को याद किया। तो चलिए आगे बढ़ते। अब बात करते प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में ऐसा कहा जाता है, राजा ने स्वयं फांसी चढ़ने का निर्णय क्यों लिया। कि यहाँ पर देखा जाए, आपको बताना है कि राजा है, राजा जो है उसने अपने आप को फांसी पे क्यों चढ़ाया। अपने को अपराधी मानकर, साधुओं को दंड ना देने की भावना से, और अपनी गर्दन को फंदे के उपयुक्त मानकर, स्वयं मुक्ति पाने की लालसा में। तो देखा जाए स्वयं मुक्ति पाने की लालसा में, स्वयं राजा बनने के, स्वर्ग जाने की लालसा में उसने जो है अपने आप को फांसी पे चढ़ाया। तो चलिए आगे बढ़ते। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है, महंत ने वह नगर छोड़कर जाने का निर्णय क्यों किया। कि यहाँ पर महंत है, महंत में उस नगर में नहीं रहा, वो तुरंत जो है उस नगर को छोड़ के चला गया। वजह क्या थी, सभी वस्तुएं टके से मिलने के कारण, पुलिस द्वारा रिश्वत लेने के कारण, भावी संकट की आशंका के कारण, गोवरदास द्वारा निंदा के कारण। तो देखा जाए क्या होता है, भावी संकट की आशंका के कारण, कि यहाँ पर जो है भविष्य में कभी भी यहाँ पर कोई बड़ा संकट आ सकता है, जिस वजह से जो यहाँ पर महंत जो गुरुजी थे वहाँ से चले गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में से कहा जाता है, मूल्यवान वस्तुएं सस्ती होने पर भी महंत ने अंधे नगरी में रहने के लिए क्यों मना कर दिया। कि यहाँ देखा जाए जो अंधे नगरी थी वहाँ सब चीज़ें क्या थी, सस्ती, टक्के से पाजे टक्के से खाजा, सब कुछ क्या था, सस्ता था, कि कितनी भी मात्रा में लो, कितना भी लो, कुछ भी लो, सबका मूल्य क्या आता है, एक बराबर। लेकिन फिर भी वहाँ पे देखा जाए महंत उस नगरी में नहीं रहा। महंत अपने 2 शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ भ्रमण करते हुए अंधे नगरी में प्रवेश करते हैं। महंत के शिष्यों में गोवर्धन दास ने देखा कि यहाँ तो मूल्यवान वस्तुएं टके से मिल रही है, यानी यहाँ गुणों का कोई सम्मान नहीं है, इसलिए महंत ने इस नगर को अंधे नगरी कहा। उसने अपने शिष्यों को भी इस नगरी में रहने से मना कर दिया, जहाँ हर व्यक्ति को एक समान समझा जाता है, मूर्ख और विद्वान को एक समझा जाता है, वहाँ रहना उचित नहीं, क्योंकि उस जगह पर कभी भी कोई भी बड़ी मुसीबत आ सकती है। जिस वजह से जो है पर महंत तुरंत नगर से चले गए। तो वही जगह बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में से लोग मोटे क्यों नहीं होते थे। बहुत आसान सवाल है, छोटा सवाल है। नगर के लोग जो है देखा जाए इतना सस्ता राशन था, इतना सस्ता कुछ था, इतना वो कुछ अपना खा पी सकते थे, लेकिन फिर भी नगर के लोग जो है खा पी के मोटे नहीं होते थे। क्यों। नगर में राजा के न्याय के डर से कोई मोटा नहीं होता था। दूसरे किसी को भी पकड़े तो 100 बात बनाएगा। तो ये यहाँ पर थे कि नगर के लोग इस बात को समझते थे कि जो है राजा है कहीं उनको फांसी पे ना चढ़ा दे, तो इसलिए नगर के लोग मोटे नहीं होते थे, क्योंकि अगर मोटे हो गए तो गर्दन मोटी हो जाएगी, गर्दन मोटी होगी तो उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो इस फांसी डर से जो है, राजा के न्याय के डर से जो है नगर के लोग मोटे नहीं होते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में से कहा जाता है, राजा ने फांसी पर चढ़ने का क्या कारण बताया। कि राजा है, राजा ने गलती क्या कर अपना फांसी पर चढ़ाया, वजह क्या थी। राजा के होते हुए कोई बैकुंठ यानी कि स्वर्ग नहीं जा सकता,
इसलिए उसे फांसी पर चढ़ने का अधिकार है, ये उसने बताया। तो उसी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में से बताया जाता है यहाँ पर, गोवर्धन दास ने अंधे नगरी से जाना से क्यों इनकार कर दिया। यहाँ पे जो हमारा गोवर्धन दास था वो अंधे नगरी में रहा, वहाँ खूब खा के मोटा ताज़ा हो गया। तो वजह क्या थी कि जो हमारा गोवर्धन दास ने अंधे नगरी नहीं छोड़ी। गोवर्धन का कहना था कि संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ 2 पैसे पास रहने पर भी भरपेट रहता है, और जगह तो देखा जाए दिन भर भीख मांगने पर भी पेट नहीं भरता। यहाँ ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जितना मर्जी जो मर्जी जितना मर्जी खाओ अपना सही है। टके सर भाई टके सर खाजा वाली बात है यहाँ पर। जबकि और देशों में क्या होता है, कई बार भूखा पेट रहना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है, थोड़ा सा मिलता है, बासी पुराना मिलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर गोवर्धन दास अंधे नगरी में रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्नों की। प्रश्नों में कहा जाता है, महंत ने अंधे नगरी को छोड़ते समय गोवर्धन को क्या कहा। कि जब यहाँ पे महंत ने जो है गुरुजी ने जो है यहाँ पर महंत यानी कि गुरुजी जो यहाँ पे गुरुजी थे महंत थे, जो उन्हें अपना गोवर्धन को कहा कि चलो यहाँ से, चलो यहाँ से रहना सही नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर देखा जाए गोवर्धन ने जो उस नगर से जाने से मना कर दिया, और वो उसने फैसला किया कि वो वहीं रहेगा, नगर में रहेगा। और लेकिन फिर भी महंत ने जो है कि नगर छोड़ते समय उसे कुछ कहा। क्या कहा? महंत ने अंधे नगरी को छोड़ते समय गोवर्धन से कहा कि मैं इस नगरी में एक क्षण नहीं रहूँगा, लेकिन अगर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट आन पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे सहायता के लिए आ जाऊँगा। तो ये था यहाँ पे हमारा यहाँ पर छोड़ते समय क्या हो गया, कुछ बातें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 10 की। प्रश्न 10 में कहा जाता है, फरियादी राजा के पास क्यों आया। तो फरियादी के राजा के पास न्याय मांगने के लिए आया। उसका कहना था कि कल्लू बनिया की दीवार गिरने से उसकी बकरी मर गई। तो वो अपने थोड़ा जो देखा जाए बकरी मरने पर उसके जो न्याय के लिए आया था राजा के पास।